साइड में हमको सांस ले देने दो, लेकिन हमारी भाभी को सब लात से खपस दिए, पब्लिक लोग हमारे माता जी को खपस दिए। ये भी बिछड़ गई थी, सब बिछड़ गए थे साथ के साथ वो लोग। आज सुबह से आदमी खाए पिए बिना घूम रहा है सर, कुछ लोग नहीं बताने के तैयार है। बस यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, बस लोग यही नौटंकी है सुबह। हाँ भगदड़ मची, उसी भगदड़ में सब लोग दब गए। दोस्तों, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान भगदड़ मच जाते हैं और भगदड़ में कुछ लोग घायल हो जाते हैं, कुछ की मौत हो जाती है। जैसे ही यह सूचना प्रसारित होती है, उसके बाद चाहे सोशल मीडिया हो या अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, टीवी हो, अखबार हो, हर जगह इसी बात की चर्चा होना शुरू हो जाती है। दरअसल जो रिपोर्टर वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन रिपोर्टरों पर यह दबाव भी पड़ने लगता है कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या है। यह जानने के बाद वह अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को और अपने संस्था को यह पूरी जानकारी दे सके। ऐसे ही पत्रकारों ने जब ये जानकारी जुटाने की कोशिश की तो अलग अलग पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, ताकि जो अंदर की चीजें हैं वह कम से कम उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद बाहर निकलनी चाहिए। ऐसे ही एक पत्रकार होती हैं जिनका नाम सृष्टि मिश्रा होता है। सृष्टि मिश्रा यह जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार क्या मामला है, क्या हुआ है और कितने लोगों की संख्या इसमें मरने वालों की हो चुकी है। तभी जैसे ही यह जानने की कोशिश करने के लिए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी, तभी कुछ पुलिस वालों की नजर पड़ जाती है उनके आई कार्ड पर। आई कार्ड को देखने के बाद उनसे कहा जाता है, आप पत्रकार हैं? वह कहती हैं कि जी हम पत्रकार हैं। तब वहां से कर्मचारी कहते हैं कि आप आगे नहीं जा सकती, आगे सिर्फ वही जा सकते हैं जिनके परिवार के लोग अंदर घायल हैं या फिर मरे हुए हैं। जैसे ही पत्रकार यह बात सुनती हैं, अब पत्रकार करे तो क्या करे, तभी पत्रकार की एक नजर पड़ जाती है कुछ ऐसे लोगों पर जो अपनों की तलाश कर रहे थे। कोई रो रहा था, कोई बिलख रहा था, कोई कुछ एक दूसरे से बातचीत कर रहा था। इसी भीड़ का हिस्सा बनकर सृष्टि मिश्रा सीधा अंदर पहुंच जाती हैं और मेडिकल कॉलेज के उन 3 कमरों का रुख करके जब देखती हैं, जिन 3 कमरों में अलग अलग हिस्सों में लाशों के ढेर लगे हुए थे। हालांकि उन्होंने जो गिनती की 1 2 3 4 इस तरह से करने के बाद लगभग 20 लाशों को उन्होंने गिनती कर लिया। और गिनती करने के बाद जब यहां से बाहर निकलती हैं तो कुछ ऐसे कपड़ों के बॉक्स बनाए हुए थे, उन बॉक्स के अंदर लाशों को पैक किया जा रहा था। पहली जब संख्या देखती हैं तो उस पर लिखा हुआ था 20 और अधिकतम जो संख्या होती है उस पर लिखा हुआ था 40। जैसे ही उन्होंने अपने सीनियर को यह जानकारी दी कि मरने वालों की संख्या 35 से 40 के आसपास हो सकती है। सिर्फ दैनिक भास्कर की यह रिपोर्टर ऐसी होती है जिन्होंने अपने संस्थान को जानकारी दी और देर शाम होते हुए लगभग इस घटनाक्रम के 14 घंटे बाद इन्होंने यह अपडेट कर दिया था कि 35 से 40 लोगों की संख्या मरने वालों की हो चुकी है। 80 से ज्यादा शायद इसमें लोग घायल हो चुके हैं। अब जितने भी, चाहे वह यूट्यूबर हो या फिर जानकारी देने वाले संस्थान हो, तो इस संस्था की जो स्क्रीनशॉट था दैनिक भास्कर का, उसको दिखाने के बाद उसी से अंदाजा लगाया और प्रशासन ने यह आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। जब प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ने लगता है तो पता चलता है कि देर शाम, यानी कि 29 जनवरी 2025 की देर शाम आखिरकार उन्होंने घोषणा कर ही दिया। उन्होंने यह बताया कि मरने वालों की संख्या लगभग 30 के आसपास हो चुकी है, जिसमें से 25 की पहचान कर ली गई है और घायलों की संख्या आखिरकार 90 के आसपास है। आज की इस घटना को, इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह हादसा क्यों हुआ और मरने वालों की सटीक संख्या क्या थी और क्या हुआ। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम हंड्रेड की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और उनका ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहां से हैं यह भी लिखें। तब तक ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। दरअसल 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में एक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और महाकुंभ का ये जो आयोजन की घोषणा है यह पहले से हो जाती है। 13 जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत होती है और 26 फरवरी 2025 को इसके समापन की बात। अब जैसे ही शुरुआत की और समापन की बात आती है, उसके एक विशेष दिन भी होते हैं, चाहे पौष पूर्णिमा हो या फिर मकर संक्रांति हो, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि या पर्व खास दिन मनाए जाते हैं। इसमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की ज्यादा उम्मीद होती है। लेकिन जैसे ही महाकुंभ की तैयारी चल रही थी तो महाकुंभ की तैयारी होने से पहले ही यह चाहे रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, बस अड्डा हो
इसके बारे में यूट्यूब के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, टीवी हो, अखबार हो, जहां पर देखो इस महाकुंभ का चर्चा होना शुरू हो जाता है। बस सरकार का यह मकसद था कि हर घर में इस बात की सूचना होनी चाहिए, जानकारी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसमें आस्था जुड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग यहां तक पहुंचेंगे। खासकर वीआईपी जो आते हैं, वीआईपी के लिए एक अलग से विशेष स्थान दिया जाता है, उनको लाया जाता है बड़ी संख्या में। जब वहां पर श्रद्धालु पहुंच जाते हैं तो उन्होंने रील बनाना भी शुरू कर दिया। अब रील बनाने लगे। रील बनाने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगी। अब लोगों के अंदर से यह उमंग जागने लगी कि हमें भी इस प्रयागराज के महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहिए। अब बड़ी संख्या में लोग अपनों के साथ अपना कोई गुट बनाया, कुछ साथियों के साथ, परिवार के साथ, जैसे जैसे जिसको माध्यम लगा। किसी ने अपने खुद के वाहनों से, तो किसी ने वाहन किराए पर लिए, किसी ने हवाई जहाज से सफर किया, तो किसी ने रेलवे से सफर किया, तो किसी ने बस से सफर किया। इस तरह से जब संख्या बढ़ती चली जाती है, इसके बाद जो महाकुंभ की जानकारी थी लगातार वायरल हो रही थी। उसके बाद फिर यहाँ लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, स्नान करके अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ऐसे ही स्नान करने का प्रोग्राम चल रहा था। यह मौनी अमावस्या का जो पर्व है, जिसे विशेष दिन भी माना जाता है, इसका यह 28 या 29 जनवरी 2025 की रात की बात है। कुछ श्रद्धालु स्नान करने के लिए यह जो रास्ता है अखाड़ा मार्ग पर, जिसे बताया जाता है कि अमृत स्नान की दृष्टि से इसको बैरिकेड कर दिया गया था ताकि कोई भगदड़ न मचे, लोग आराम से जा सके, आराम से आ सके, इस तरह की व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन 28 और 29 जनवरी 2025 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का समय रहा होगा, जब लोगों की संख्या जा रही थी स्नान करने के लिए। अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं, और जब समझ नहीं पाते हैं तो भगदड़ मच जाती है। और भगदड़ जब मचती है तो इसके बाद फिर लोगों की जो कोशिश थी, या तो वह खुद की अपनी जान बचा सके, या फिर अपने बच्चों की, या अपने महिलाओं की, या फिर बुजुर्गों को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। ऐसी स्थिति में लोग सिर्फ भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। वह यह नहीं देख रहे थे कि उनके नीचे कोई बालक दबा हुआ है, या उनके नीचे कोई बुजुर्ग दबा हुआ है, उनके नीचे कोई महिला दबी हुई है। कुछ इस तरह से कुछ भी नहीं देख रहे थे, और किसी का सामान छूटा तो छूटा, बस लोग भाग रहे थे। और कोशिश यह थी कि बस खुद की जान बच जाए, इसके बाद आगे कुछ भी हो जाए। जब इस तरह से होता है, लगभग 1 घंटे तक ये स्थिति चलती रहती है। प्रशासन के लोग हो या आम लोग हो, जो भी थे, सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही बैरिकेड टूटते हैं, उसके बाद स्थिति और भी भयानक हो जाती है, और यहाँ पर घायलों की संख्या, मरने वालों की संख्या भी अब यहाँ बढ़ने लगती है। अब यहाँ कोई समझ नहीं पा रहा था कि प्रशासन के लोग करे तो क्या करें। रात का ये सीन था, दृश्य था। अब जैसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था, तब यह जो पूरा घटनाक्रम था, लगभग 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में जो फैला हुआ है यह महाकुंभ, वहां तक लोगों तक पहुंच जाता है। फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू कर दिया कि मौनी अमावस्या की उस रात, यानी कि 28 और 29 जनवरी 2025 की रात लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। लोगों को बहुत हताहत होती है, घायल हो जाते हैं। टीवी पर सब लोग जानने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, कैसे हुआ भगदड़ क्यों मची, कितने लोग घायल हैं और क्या मामला है। देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वह केरल हो, चाहे वह तमिलनाडु हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वह जम्मू कश्मीर हो, किसी भी इलाके के लोग हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हुए थे। अब टेलीविजन पर जो खबर चलने लगती है, यूट्यूब पर खबर चलने लगती है, तभी मध्य प्रदेश छतरपुर की एक महिला होती है जिसका नाम लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी वह अपनी आंखों देखा हाल बता रही थी। वह अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ वहां पर आई हुई थी। उनकी देवरानी है, उनकी देवरानी की जो बेटी है, वह भी इस महाकुंभ के उस भगदड़ में उसका हिस्सा बन जाती है, दब जाती है, मां मर जाती है। और जो बेटी होती है, वह बेटी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वह लोगों से चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरी मां मर गई है, अब तुम इसके ऊपर से मत गुजरो। हालांकि उसकी बेटी के ऊपर से भी वह लोग चल रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन करे तो क्या करे। लेकिन पब्लिक थी, पब्लिक इधर उधर से भाग रही थी। और स्थिति यह हो जाती है कि जो लक्ष्मी होती है, उसकी जो देवरानी होती है, वह तो मर जाती है, लेकिन जो बेटी होती है, वह बेटी अपनी माँ को याद करके रो रही थी, जिसकी वजह से उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार घर से आए थे यह सोचकर कि महाकुंभ में जाएंगे, स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद वहां से वापस आएंगे, लेकिन उनकी जिंदगी का यह ऐसा दिन बन जाता है जो शायद पूरी जिंदगी कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसे ही 47 नंबर खंभे के पास एक लड़का होता है। लड़का अपनी माँ के साथ आया था।
उस लड़के की उम्र लगभग 25 से 26 साल के आसपास बताई जाती है। एक हाथ में उसके बैग होता है और एक हाथ में माँ का हाथ होता है। लेकिन जब भीड़ में जब लोग भाग रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, तो वह अपनी माँ को पकड़े हुआ था। लेकिन किसी वजह से उसकी माँ का हाथ छूट जाता है और जब माँ का हाथ छूटता है तो कुछ देर के बाद उसके हाथ में जो बैग होता है वह बैग भी छूट जाता है। बैग में कुछ पैसे रखे हुए थे, वह भी छतरपुर से आया हुआ था। वहां से जैसे तैसे करके तो वह यहां तक पहुंच गया, लेकिन अपनी माँ का हाथ छोड़ता नहीं है। वह कोशिश कर रहा था कि माँ का हाथ ना छूटे, चाहे सामान छूटे तो छूटे, लेकिन माँ का हाथ भी छूट जाता है। अपनी माँ को तलाश करने के लिए 29 जनवरी 2025 को देर शाम तक वह इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसकी माँ नहीं मिली। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा तो वह रोते हुए बिलखते हुए कहने लगा कि थोड़े से पैसे थे बैग में, थोड़ा सा सामान था, वह हाथ से छूट जाता है और ना सामान को बचा पाया ना ही अपनी माँ को बचा पाया। मेरी माँ किस हाल में है, किस हाल में नहीं है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। और वैसे भी यहाँ पर जो संख्या थी, करोड़ों की संख्या में लोग हैं। अगर एक व्यक्ति का हाथ कुछ सेकंडों के लिए छूट जाए, उसके बाद फिर वहां पर हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में सर ही सर दिखाई देते हैं। ऐसे में किसी को ढूंढ पाना मुश्किल काम है। हालांकि प्रशासन ने, पुलिस ने उचित व्यवस्था की हुई थी, लेकिन उचित व्यवस्थाएं भी करोड़ों की संख्या में ये नाकाम साबित हो रही थी। ऐसे ही एक सीन था बलिया का। दरअसल बलिया के फेफना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नसीराबाद। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति होता है दिनेश पटेल। दिनेश पटेल अपनी बेटी, अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था। बेटी की उम्र लगभग 13 से 14 साल बताई जाती है। उसके पत्नी का उम्र लगभग 36 साल के आसपास होती है और वह अपनी साली को भी लेकर गया हुआ था। यह सदस्य लगभग 5 होते हैं, जो कि 28 जनवरी 2025 को ट्रेन के माध्यम से महाकुंभ में पहुंचे थे और इन्होंने अपने घर पर 29 जनवरी 2025 को यह सूचना दी सुबह लगभग 8 बजे के आसपास। जो उनकी बेटी है जिसकी उम्र 13 से 14 साल बताई जाती है और पत्नी है जिसकी उम्र 35 से 36 साल के आसपास होती है, वह इस महाकुंभ में भगदड़ के दौरान मर गए हैं। वह बच नहीं पाए। जब यह सूचना दी जाती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही लगभग 35 से 40 ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के चिराग, किसी की माँ है, किसी का बेटा है, किसी के पिता है तो किसी का पुत्र है, वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। और 90 ऐसे लोग हैं जो लगभग घायल हैं गंभीर रूप से। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन तक पहुंचती है। पुलिस प्रशासन ने शुरुआत में तो इस मामले को कहीं ना कहीं छुपाने या दबाने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है कि प्रशासन यह जानने की कोशिश कर रहे हो कि आखिरकार यह मामला हुआ कैसे, कैसे नहीं हुआ, क्योंकि आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इस खबर की कुछ बातें भी चलने लगती हैं कि जब यह संख्या बता रहे हैं कि आज के दिन इतने करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, तो फिर यह पता करने में इतना वक्त क्यों लगा कि घायल कितने हैं और मरने वालों की संख्या कितनी है। ऐसे ही एक खबर में यह खबर प्रकाशित होती है कि भगदड़ की जो प्रमुख 2 वजह बताई जाती है। एक वजह यह बताई जाती है कि अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पुल जो थे वह बंद थे। इस कारण संगम पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस दौरान बैरिकेड में फंसकर कुछ लोग गिर गए। यह देखकर भगदड़ मचना शुरू हो जाती है। पहला कारण तो उन्होंने यह बताया। दूसरा कारण यह भी था कि संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के जो रास्ते थे वह अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक ही थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो भागने का मौका नहीं मिला। वह एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और भगदड़ में यह लोग, कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। संगम सहित लगभग 44 घाटों पर यह बताया जाता है कि 29 जनवरी 2025 को लगभग 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाने के अनुमान बताया जा रहा था। अब जैसे ही यह घटनाक्रम होता है, घटनाक्रम होने के बाद यह मामला पूरे देश भर में फैल जाता है और खासकर उन लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी बन जाता है जो महाकुंभ में जा रहे थे। इसके लिए प्रयागराज में एंट्री के लिए अलग 8 पॉइंट बनाए गए थे। भारी भीड़ होने की वजह से ये जो पॉइंट थे इनको बंद कर दिया जाता है। यह बताया जाता है कि प्रयागराज में बुधवार को लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे और इसके बाद लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी था। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने प्रयागराज में आने वाले 8 एंट्री पॉइंट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था, जिसमें एक पहला भदोही होता है। भदोही यानी कि वाराणसी बॉर्डर पर लगभग 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है।
चित्रकूट पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। कौशाम्बी बॉर्डर पर सड़कों से पार्किंग पर 80,000 से ज्यादा वाहन रोक दिए जाते हैं। फतेहपुर कानपुर बॉर्डर पर यहां से लगभग वाहनों की एक लंबी लाइन देखने को मिली। प्रतापगढ़ बॉर्डर पर 40,000 से ज्यादा वाहनों को रोका गया। जौनपुर बॉर्डर पर जौनपुर जिले के बदलापुर में पुलिस ने प्रयागराज जाने वाली सभी बसों को रोक दिया था और मिर्जापुर बॉर्डर पर यहां पर गाड़ियों की लंबी लाइन देखने को मिली थी और रीवा बॉर्डर पर 50,000 वाहनों को रोक दिया गया था। इस तरह से जब देखा गया तो जो प्रयागराज को जोड़ने वाले जो मार्ग होते हैं, क्योंकि भीड़ एक साथ वहां पर बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद चाहे वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो या प्रशासन के बड़े आला अधिकारी हो, सभी की ज्यादातर एक ही अपील थी। उन्होंने कहा कि जहां जिसको मौका मिले वहां पर वह अपना स्नान कर सकता है। ऐसा ना हो कि संगम तट पर जाने की जिद में होड़ में कहीं भविष्य में कोई हादसा ऐसा ना हो जाए। इसलिए हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही अपील करेंगे कि जो भी श्रद्धालु संगम में महाकुंभ में जा रहे हैं, वहां पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो वह लोग यह ना देखें कि जो सबसे अच्छा स्थान माना गया है, जहां पर 3 नदियों का मिलान होता है, वहीं जाकर ये स्नान करना है। ऐसे में जहां पर आप लोगों को गंगा का पानी मिल रहा है, क्योंकि गंगा का पानी पवित्र है, जहां भी मौका मिलता है वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। कोई ऐसा खास विशेष जगह ना देखे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा किसी के साथ ऐसी घटना हो जाए। इसलिए बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है और अपनी सुरक्षा की बहुत जरूरत है और प्रशासन इस स्थिति को बिल्कुल कंट्रोल करने की स्थिति में लगा हुआ है ताकि भविष्य में कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था। हमारा यही अपील है कि जो भी श्रद्धालु वहां पर गए हैं, सब लोग सही सलामत अपने घर आ जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।